अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल पर के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसको पढ़कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगी। प्रियम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा है और संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता जब सेवा बन जाए तो राष्ट्र का निर्माण होता है और जब सत्ता विरासत बन जाए तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हमारे इस प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख आया है, लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख आया है और ये लोकतांत्रिक गणराज्य जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को समर्पित होकर के ये गणतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन कांग्रेस के लंबे कालखंड में 55 सालों के नेतृत्व ने पंथ निरपेक्षता को तुष्टीकरण बना दिया, लोकतंत्र को परिवारवाद में कन्वर्ट कर दिया और जन कल्याणकारी राज्य को भ्रष्टाचारी राज्य बना दिया। जिस तरह से पिछले 5 वर्ष हमने राज्य में देखे और 2014 से पहले केंद्र में देखे, कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया और ना केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि संविधान की मूल भावना को तोड़ मरोड़ कर बहुत निर्लज्ज तरीके से इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार चली, पूरी सरकार में जितने सरकार के पक्ष के विधायक थे वो सब मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे थे, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। और किस तरह से तुष्टीकरण का एक उदाहरण दूं, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली एक महिला मंत्री ने ऑर्डर जारी किया कि रमजान का महीना है, इसलिए रमजान के क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था माकूल होनी चाहिए। ये शर्मसार करने वाला आदेश था। आज से पहले, इससे पहले कभी किसी सरकार के मंत्री ने इस प्रकार का ऑर्डर नहीं निकाला। परंतु किस तरह से सरकार चलाई जाती है, किस तरह से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की जाती है, यदि देखना हो तो कांग्रेस के शासन को उठा करके देख लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत मेहनत और दूरदृष्टि रख करके देश के सभी राज्यों का एकीकरण किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ मरोड़ा ही नहीं, अंबेडकर जी को भी किस तरह से आज अंबेडकर जी इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि दलित वर्ग के वोटों की संख्या बढ़ गई है और दलित वर्ग का वोटर भी ना केवल विवेक से बल्कि समझ से अब कांग्रेस से शिफ्ट होने लगा है, इसलिए दलित वर्ग की याद आने लगी है। मैं माननीय सभापति महोदय को याद दिलाना चाहूंगी, कांग्रेस के एक 56 साल के युवा नेता पूरे देश भर में घूम घूम कर ये बात कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें ले आएगी तो संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल देगी, आरक्षण छीन लेगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी यहाँ उसी पार्टी के सदस्यों को और सदन को भी कि संविधान के अनुच्छेद 368 में स्वयंभू ये प्रावधान है कि आप समय की गति को देखते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, पर उसकी मंशा और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कि संविधान परिवर्तन करो, लेकिन उसकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगी कि कब 55 सालों में, कांग्रेस के 55 सालों में 77 परिवर्तन हुए संविधान में, और भारतीय जनता पार्टी के 16 साल, जिसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं और 10 साल नरेंद्र मोदी जी के। इन 16 सालों में 22 बार संविधान में संशोधन किए गए। लेकिन प्रक्रिया और नियत की बात देखिए, कांग्रेस के समय माननीय सभापति महोदय पहला संशोधन, मैंने ये प्रियम्बल पढ़ के सुनाया और इसमें तारीख का भी उल्लेख किया, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया। लेकिन पहला संविधान संशोधन जो कांग्रेस के शासन में हुआ 18 जून 1951, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से प्रामाणिकता के साथ में अपनी बात इस सदन में कह रही हूँ। किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो वो उठा करके दस्तावेज केंद्र सरकार में राज्य लोकसभा और राज्यसभा का दस्तावेज उठा करके देख लें। 18 जून सन 1951 में पहला संविधान संशोधन जोड़ा गया 19A का, और कांग्रेस सरकार संविधान, जब उस समय ना तो लोकसभा का गठन हुआ था ना राज्यसभा का गठन हुआ था, ना आम चुनाव हुए थे, पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ, उसके पहले ही कांग्रेस कुछ संशोधन लेके आई। वो संशोधन था कि आप आम नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी को कम कैसे किया जाए। ये 19A का संशोधन है, इसको आप ये इतिहास बनाए, इसको उठा करके देखिए। और दूसरा संविधान संशोधन जो कांग्रेस लेकर के आई, 24वां संविधान संशोधन 5/11/1971 को। यह संविधान संशोधन क्या था जो इंदिरा जी लेकर के आई थी? इंदिरा जी क्या संशोधन लेके आई कि लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कैसे किया जाए। यह संविधान संशोधन था। संविधान पर मेरे को इसलिए बोलना है क्योंकि मैं भी दलित वर्ग से आती हूँ, महिला हूँ, और संविधान की बात जिस तरह से कांग्रेस के लोग करें तो उनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम किया जाए, ये संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन है, जिसको आप और मैं बदल नहीं सकते, वो इतिहास बन चुका है। 39वां संविधान संशोधन जो कांग्रेस लेके आई और इंदिरा जी के समय ये आया, वो 39वां संविधान संशोधन क्या था कि कोई भी प्रधानमंत्री के चयन पर न्यायिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये माननीय सभापति महोदय, और सबसे बड़ी बात थी ये रेट्रोस्पेक्टिव आदेश था। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि यदि इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, चुनौती दे दी, तो उस पर न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये संविधान संशोधन लाया गया और संविधान संशोधन ला करके इसको रोका गया। तो ये संविधान संशोधन 39वां संविधान संशोधन था जिसको इंदिरा गांधी जी लेकर के आई। 42वां संविधान संशोधन माननीय सभापति महोदय क्या था? 42वां संविधान संशोधन यह था कि कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कार्यकाल जो संविधान में लिखा हुआ 5 वर्ष का है। जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लेकर के आई तो इमरजेंसी के बाद चुनाव कराना है, चुनाव करा, हाँ संविधान पर बोलना है, हाँ संविधान पर क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे संविधान पर? क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये राज्य सरकार संविधान से चलती है, केंद्र सरकार संविधान से चलती है, इसलिए संविधान पर बोलना बहुत जरूरी है। तो वो संशोधन क्या था? 42वां संविधान संशोधन ये था कि इमरजेंसी आने के बाद में चुनाव होने थे तो राज्य सरकारों के कार्यकाल को 6 साल बढ़ाया गया और लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल बढ़ाया गया। ये 42वां संविधान संशोधन करके उन्होंने 1-1 साल के कार्यकाल को बढ़ाया ताकि चुनाव आने पर हम हार ना जाए। वन राज्य, वन नेशन, वन इलेक्शन की बात जब हम करते हैं तो कुछ कांग्रेस के लोग ये बात करते हैं कि वन स्टेट, वन इलेक्शन, वन राज्य, वन नेशन, वन इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो आपने कैसे किया था 42वें संविधान संशोधन में? अपने इतिहास में झांको, अपने इतिहास में जाकर के आओ। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब होता है जब कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने इन चीजों का विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने कांग्रेस की मीटिंगों में आना छोड़ दिया, कांग्रेस की बैठकों में जाना छोड़ दिया, लोकसभा की बैठकों में, राज्यसभा की बैठकों में जाना छोड़ दिया।
तो लोगों का कोरम पूरा नहीं होता था, तो एक संविधान संशोधन और साथ में किया गया। और वो संविधान संशोधन क्या था कि 5 लोग भी, यदि 5 सांसद भी यदि लोकसभा में पहुंचते हैं या राज्यसभा में पहुंचते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा और उनकी बात मानी जाएगी। मतलब इससे निर्लज्जता तो कोई हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी निर्लज्जता और क्या हो सकती है? और फिर संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं इससे बड़ी निर्लज्जता करके। विराजिए, आपका नंबर आया जब और बोल देना ना, आप विराजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। मान लिए सभापति महोदय, कांग्रेस के लोगों को इससे बुरा लगना वाजिब है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने नेताओं को समझाएं कि इस प्रकार की करतूत ना करें। इतिहास से मिट नहीं सकती ये चीजें, अब तो इतिहास में दर्ज है और आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन की अवधि भी 6 माह बढ़ाई गई और यह देख कर ही बढ़ाई गई। ये कांग्रेस के कुछ संविधान संशोधन जिनका उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है। आप कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, पर मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी। मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने माननीय सभापति महोदय, तो मोदी जी कौन सा संविधान संशोधन लेके आए? मोदी जी ने कौन से अनुच्छेद में उन्होंने संविधान संशोधन किया? कुछ उदाहरण मेरे पास है। हाँ, अभिभाषण, ये अभिभाषण से ही जुड़ा हुआ है, आपको सुनना चाहिए, आपके नेताओं की बेटे नहीं बोले। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी ने जो परिवर्तन किया 101 अनुच्छेद में, 101वां संविधान संशोधन, ये 101वां संविधान संशोधन 2014 के बाद 2017 में किया गया। और वो क्या था? देश को आर्थिक जगत, अर्थतंत्र में मजबूत करने के लिए पूरे देश में कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से हमारे कश्मीर तक, कामाख्या से द्वारका तक, ये देश की चारों सीमाओं में हमारा अर्थतंत्र कैसे मजबूत होगा, इसलिए जीएसटी को लेकर क्या है, यह 101वां संविधान संशोधन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हर बात में ओबीसी की बात को बीच में घुसा देते। ओबीसी के कितने अधिकारी हैं? ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो ओबीसी से आपका कितना प्रेम है ये भी मैं बताना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए 102वां संविधान संशोधन हुआ ओबीसी को लेकर के। ये ओबीसी को लेकर के 102वां संविधान संशोधन मोदी जी के शासन में किया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड ओबीसी को संवैधानिक दर्जा उसमें दिया गया, और न केवल संवैधानिक दर्जा दिया, ये संवैधानिक दर्जा माननीय सभापति महोदय 1980 में मिल जाना चाहिए था जब कालकेकर जी की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कांग्रेस ने 1980 में लागू नहीं किया। फिर कमीशन बना 1955 में, कालकेकर जी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को ना तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया ना लोकसभा में प्रस्तुत किया, उसको लाइब्रेरी में डंप कर दिया। लाइब्रेरी में डंप करके जब बहुत मांग उठी तो 1980 में कमीशन बना। 1980 में कमीशन बनने के बाद में फिर कमीशन ने रिपोर्ट दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया। उसको लागू कब किया? 2019 में, 1990 में इसको लागू किया, और वो भी कांग्रेस की सरकार जारी थी जब कमीशन की रिपोर्ट लागू की, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? जब 102वां संविधान संशोधन मोदी जी के शासन में हुआ और ये ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगी। 103वां संविधान संशोधन, वो 103वां संविधान संशोधन क्या था? उन जातियां, वे जातियां जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, वो आरक्षण से बाहर है, उन जातियों के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाए और 10% वो आरक्षण मिले, और वो जातियां भी एक समान मुख्यधारा में आकर के खड़ी हो। ये 103वां संविधान संशोधन, ये भावना की बात है,
ये नियति की बात है कि आपकी नियत कितनी खोटी है कि आपने अपने शासन को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी हार को स्वीकार करने के लिए संविधान में संशोधन किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में उन जाति वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए संवैधानिक संशोधन हुए जिनको आज तक कांग्रेस के शासन में नहीं जान पाए। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, 105वां संविधान संशोधन हुआ। 105वां संविधान संशोधन क्या है? 105वां संविधान संशोधन यह है कि ओबीसी, जिसे सिर्फ कैटेगराइज या परिभाषित केंद्र सरकार या लोकसभा और राज्यसभा सरकारें ही कर सकती है, राज्य सरकारों को वो अधिकार प्राप्त नहीं था। मोदी जी की सरकार में यह 105वां संविधान संशोधन हुआ कि इतने बड़े देश में 140 करोड़ आबादी जिस देश की है, 140 करोड़ आबादी में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको केंद्र नहीं स्टडी कर पाता, नहीं जान पाता, इसलिए राज्य को भी उन ओबीसी जातियों को परिभाषित करने का अवसर मिलना चाहिए। और ये 105वां संविधान संशोधन उस समय लाया गया। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, 33% आरक्षण, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कांग्रेस की यूपीए की सरकार की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही और बार बार ये मांग करती थी जब दूसरी सरकारें होती थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, पर उन्होंने किया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन जब आया तो 106वां संविधान संशोधन हुआ। 28/9/2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। मैं हमारी भजनलाल जी की सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने राज्य में शिक्षा में 50% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में, पुलिस में 30 से 33% आरक्षण महिलाओं को किया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, काली बाई भील कोर की स्थापना की है। तो इस तरह से माननीय सभापति महोदय, नियति का कितना फर्क है। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन वो अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि उसको चलाने वाले सकारात्मक और अच्छे नहीं हैं। और कोई संविधान कितना भी बुरा हो लेकिन यदि उसको चलाने वाले सकारात्मक हैं, उनकी भावना अच्छी है, तो वो बुरा संविधान भी अच्छा संविधान साबित हो सकता है, ये अंबेडकर जी ने कहा था। तो 55 सालों के शासन में कांग्रेस के हाथों में इस संविधान को कठपुतली की जैसे घुमाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया और उस कारण से देश की ये हालत हुई। अपमान हुआ। माननीय अंबेडकर जी को चुनाव में हराने की कोशिश की गई, हराया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा मजबूर होकर के। आज वो अंबेडकर जी की बात करते हैं, किस दिल से करते हैं? उनके सीने पर हाथ रख करके बोले कि वो अंबेडकर जी की बात किस मुंह से करते हैं। उन्होंने ना केवल अंबेडकर जी को हराया, जब उन्होंने इस्तीफा दिया अंबेडकर जी ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये वक्तव्य थे कि अंबेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार पर। ये वक्तव्य लिखा हुआ है लोकसभा में और उनके पत्र के जवाब में। इसलिए आप कितना ही गुमराह करो दलित वर्ग के लोगों को, दलित समुदाय को, इस देश को, लेकिन अब वो आपके झांसे में आने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार प्लीज राज्य सरकार नहीं है। जिस तरह से पिछली राज्य सरकार ने इस राज्य को कर्ज में डुबोया, खजाना खाली रखा, उसके बावजूद भी भजनलाल जी की सरकार ने अथक परिश्रम करके पुनः इस सरकार के खजाने को न केवल भरा है बल्कि पहला बजट भूतो न भविष्यति, हर विधायक की डिमांड पर उन्होंने कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। हाँ, आज फिर अपमान कर रहे हैं, क्योंकि दलितों को सुनना इनकी फितरत में नहीं है ना। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय भजनलाल जी की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने सरकारी भर्तियों में 4 लाख तक की भर्ती की घोषणा की। ना केवल घोषणा की,
69,000 भर्तियां उन्होंने पूरी करी और 1,72,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। राजस्थान का युवा सपना देखता है सरकारी नौकरी में जाने का। सरकारी नौकरी में जाने का के बाद में उसका सामाजिक परिवेश, उसका आर्थिक परिवेश बदल जाता है और वो चाहता है कि जितनी मेहनत आज एक युवा जयपुर में आकर के, कोटा में आकर के जो कोचिंग क्लासेस करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के कारण से, पेपर लीक के कारण से ये भर्तियां गलत हाथों में चली जाती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि ये माननीय भजनलाल जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने न केवल SIT का गठन किया बल्कि सरकारी भर्तियों में आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10% वृद्धि, मुख्यमंत्री अमृत आहार, लाडो प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी के नाते से इसको, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात की। मैं 2-3 पॉइंट है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण में ये सरकार हमेशा से याद रखी जाएगी। मैं पिछले 20 वर्षों से माननीय सभापति महोदय इस सदन में आती हूँ। मैंने हर सरकार में कभी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम से, कभी किसी और नाम से, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश प्रोत्साहन के लिए सरकारों को कार्यक्रम करते हुए देखा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भजनलाल जी की सरकार ने इन 5 सालों के प्रथम कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित करके 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ आमंत्रित किए। यदि ये 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ आते हैं तो युवाओं को न केवल रोजगार मिलता है, राजस्थान प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से पेंशन योजना और सामाजिक, माननीय सभापति महोदय, चूंकि एक आम आदमी का सपना होता है कि वो किसी तरह से अपने जीवन यापन को बहुत सुखदायी तरीके से, बहुत आरामदायक तरीके से व्यतीत करे। उसके हाथों को रोजगार चाहिए, उसके बच्चों को शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो आम आदमी स्वयं खुद ब खुद चल पड़ता है। इसलिए आम आदमी को राहत देने का काम भजनलाल जी की सरकार ने किया है। इतना ही कह के मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरीश चौधरी जी। सबसे पहले तो आज हमारे धार के आराध्य देवता सिद्ध श्री खेमा बाबा की जयंती